क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है। ऑलरेडी बता चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, जब मोटर हमारा 75% स्पीड पकड़ लेता है तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, सर्किट से बाहर कर देता है। यही ना है। थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं आपको। ये मोटर का रोटर है, इसमें दो तरह का वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग स्टार्टिंग। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। तो मोटर को स्टार्ट करना है रनिंग वाइंडिंग के थ्रू, स्टार्टिंग वाइंडिंग के थ्रू, और रनिंग करवाना है रनिंग वाइंडिंग के थ्रू। तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। जब हम सप्लाई देंगे तो मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से जाता है। अब मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही क्यों जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों वाइंडिंग में करंट जा रहा है यहाँ से, तो इसी में क्यों जाएगा इसको आगे हम डिस्क्राइब कर देंगे। मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा तो मोटर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ शुरू हो जाएगा। जैसे ही मोटर घूमना प्रारंभ करता है अपने स्पीड का 75% स्पीड पकड़ लेगा तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से बाहर हो जाएगा। जैसे ही बाहर हो जाएगा तो हमारा मोटर सीधे रनिंग वाइंडिंग पे घूमने लगता है। इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, जब मोटर रेटेड स्पीड का 75% पकड़ ले तब स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, किसको डिस्कनेक्ट करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को करेगा। पहला ऑप्शन था रनिंग वाइंडिंग को, तो रनिंग को तो नहीं करेगा। फिर स्टार्टिंग प्रतिरोधक को, तो ये तो लगा नहीं होता, आर्मेचर रिएक्शन को, तो इस सबका तो कोई बात ही नहीं है। क्या करेगा, मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, कैसा होता है। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको तीन चीज़ हम बताएंगे। जो लोड होता है तीन प्रकार का होता है। अपना लोड जो होता है कितने तरह का होगा, तीन प्रकार का। तो पहला है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड। दूसरा है रेजिस्टिव लोड और तीसरा है कैपेसिटिव। इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड। इंडक्टिव लोड में क्या रहेगा, सर्किट से कॉइल जुड़ा रहेगा। ठीक है। रेजिस्टिव लोड में क्या होगा, सर्किट से रेजिस्टेंस जुड़ा होगा। कैपेसिटिव लोड में क्या होगा, सर्किट से कैपेसिटर जुड़ा होगा। L से दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस को R से दर्शाते हैं, कैपेसिटर को C से दर्शाते हैं। तो जो हमारा लोड होता है, आप घर में कुछ भी चला रहे हैं तो ये तीनों प्रकार का होगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए बल्ब जलाते हैं तो बल्ब क्या है, बल्ब में रेजिस्टेंस है, तो वो कैसा लोड है, रेजिस्टिव लोड है। अगर मान लीजिए कि मोटर चलाते हैं तो मोटर में क्या है, वाइंडिंग है, करंट हमारा कहाँ से गुजर रहा है, वाइंडिंग से गुजर रहा है, तो क्या हो, कैसा लोड है, इंडक्टिव लोड है। ठीक है। तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है अधिक मात्रा में, तो वो क्या करेगा, कैपेसिटिव लोड कहलाएगा। ठीक है। तो क्या होता है, करंट जब अलग अलग माध्यम से गुजरता है, ठीक है, जैसा लोड रहेगा हमारे घर के अंदर वैसा लोड से करंट गुजरेगा ना जब सप्लाई देंगे। तो जब करंट हमारा अलग अलग माध्यम से गुजरता है तो करंट और वोल्टेज साथ चलना चाहिए। ठीक है। करंट और वोल्टेज कभी भी साथ चलना चाहिए। किसी भी लोड में जब साथ चलेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी कहलाएगा। जो हमारा पावर फैक्टर होता है या शक्ति गुणांक, इंग्लिश में पावर फैक्टर कहते हैं, हिंदी में शक्ति गुणांक कहते हैं, ये डिपेंड करता है लोड पर। ठीक है। तो जब इंडक्टिव लोड से जाएगा, करंट और वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, करंट पीछे हो जाएगा वोल्टेज से। ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा वोल्टेज से। जब इंडक्टिव लोड में जाएगा तो करंट पीछे हो जाएगा वोल्टेज से, और जब रेजिस्टिव लोड में जाएगा करंट तो करंट वोल्टेज साथ साथ चलेगा। रेजिस्टिव लोड में क्या होगा, करंट वोल्टेज साथ साथ चलेगा।
और जब कैपेसिटिव लोड से होकर करंट बहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा वोल्टेज से, करंट आगे हो जाएगा वोल्टेज से, ठीक है। तो इस ये जो तीन कंडीशन है, पावर फैक्टर इसी पे डिपेंड करता है। करंट अगर वोल्टेज से पीछे हो गया तब उसको हम लोग कहते हैं पश्चगामी यानी लैगिंग, पश्चगामी, इंग्लिश में लैगिंग कहते हैं, लैगिंग हो रहा है, ठीक है। करंट जब वोल्टेज से पीछे हो जाएगा तो पश्चगामी, जब करंट वोल्टेज साथ साथ चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, इकाई, या इंग्लिश में यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर। और जब करंट आगे हो जाए वोल्टेज से, करंट आगे हो जाए वोल्टेज से, तब उसको कहेंगे अग्रगामी, इसको इंग्लिश में लीडिंग कहते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर तीन तरह का होता है, लीगिंग, लैगिंग और यूनिटी और लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी और लीडिंग। तो जब हमारा करंट इंडक्टिव से होकर गुजरेगा तो करंट पीछे हो जाता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैग हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। जब करंट रजिस्टिव लोड से होकर गुजरेगा तो करंट वोल्टेज साथ साथ चलेगा, जब करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेगा तब हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, मतलब इकाई हो जाएगा। वहीं जब हमारा कैपेसिटिव लोड से होकर करंट गुजरेगा तब करंट वोल्टेज से आगे चला जाता है, वहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा, मतलब लीडिंग हो जाएगा। आई होप आप पावर फैक्टर समझ गए होंगे किस तरह से कार्य करता है। तो पावर फैक्टर डिपेंड करता है लोड पर, और लोड डिपेंड करता है किस टाइप का लोड है। अगर इंडक्टिव लोड है तो करंट पीछे हो जाएगा तो पावर फैक्टर लैग हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। रेजिस्टिव लोड है तो करंट वोल्टेज साथ चलेगा तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। कैपेसिटिव लोड है तो करंट वोल्टेज से आगे चला जाएगा तो पावर फैक्टर लीडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा था, कह रहा है कि यहाँ पे एक सवाल क्या कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है, यूनिटी होता है या शून्य होता है। अगर लीडिंग होता है तो कितना होता है, लैगिंग होगा तो कितना होगा। तो कभी भी जब मोटर चल रहा है तो लोड कैसा होगा, ऑलरेडी अभी बताएं, मोटर के अंदर से करंट गुजर रहा है, मतलब इंडक्टिव लोड से होकर गुजर रहा है, इंडक्टिव लोड से होकर गुजर रहा है। तो लोड हमारा इंडक्टिव हो गया, तो लोड जब इंडक्टिव हो गया तो करंट क्या हो गया, पीछे हो गया, करंट पीछे हो गया वोल्टेज से। और जब करंट वोल्टेज से पीछे हो जाए तब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा, ठीक है, लैगिंग। और सिंगल फेज मोटर में कितना होता है लैगिंग, 0.8 हो जाता है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में 0.8 लैग हो जाता है, पीछे हो जाता है। वहीं थ्री फेज मोटर में लैगिंग उसमें भी रहेगा लेकिन 0.9, 0.989 ऐसा करके रहेगा, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में 8 के आसपास, इसमें 0.8 से 0.9 के बीच में रहता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। और कभी भी पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा मोटर के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विधि या कौन सा उपाय सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ता विधि है। ऑलरेडी बताएं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, उसको बनाया जाता है अलग अलग तरीका से। तो कह रहा है इसमें से 4 तरीका है, चारों तरीका में सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध प्रारंभ मोटर, मतलब उसको रेजिस्टेंस के द्वारा स्टार्ट करेंगे तब। दूसरा है ट्रांसफार्मर मेथड, ट्रांसफार्मर के द्वारा सप्लाई देंगे तब। तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और चौथा है विभक्त फेज, फेज को स्प्लिट करेंगे तब। तो सबसे सस्ता कौन होगा, पहला ऑप्शन प्रतिरोध प्रारंभ। तो जब हम रेजिस्टेंस के थ्रू मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बड़ा वाउंड, वायर वाउंड रेजिस्टेंस खरीदना पड़ेगा जो कि महंगा होता है। ट्रांसफार्मर विधि से स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर खरीदेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर खरीदना पड़ेगा, ये भी महंगा हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर कम से कम 3000 4000 का आता है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस कम से कम 1000 से 1500 रुपया चाहिए। फिर है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर के द्वारा चालू करेंगे तो क्या चाहिए अपने को, कैपेसिटर चाहिए।
तो मार्केट में कैपेसिटर कितना मिलता है, 30 रुपया से लेके 150 तक में मिल जाता है। ठीक है। चौथा है फेज को बांटना। तो फेज को बांटेंगे तो क्या होगा, मोटर का कंस्ट्रक्शन बदलना पड़ेगा, उसमें तो और खर्च है। तो सबसे सस्ता विधि कौन सा है, 30 रुपया कैपेसिटर लाओ, फेज को स्प्लिट कर दो। तो सबसे सस्ता विधि क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितना होता है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितना होता है। तो शेडेड पोल मोटर चूंकि छोटा मोटर होता है, इसका दक्षता 5 से 35% होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 5 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा होती है। शेडेड पोल मोटर की घूर्णन दिशा होती है। शेडेड पोल मोटर का घूर्णन दिशा कह रहा है किधर से किधर होता है। तो चूंकि इसमें 2 वाइंडिंग होता है, ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, सेलिएंट पोल और शेडेड पोल पर। मेन वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर होता है और शेडेड पोल पर कॉपर का रिंग डाला होता है। तो जब मोटर घूमेगा तो बोल रहा है किधर से घूमेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो जो घूमता है सप्लाई लाइन की पोलिटी पर डिपेंड करता है, या मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर घूमेगा, या तीसरा ऑप्शन है शेडेड पोल से मुख्य पोल की ओर घूमेगा। चौथा है कि रोटर पर निर्भर है। तो यहाँ पे जो हमारा शेडेड पोल मोटर होता है उसका जो बड़ा वाला भाग है जहाँ वाइंडिंग होता है उसको हम लोग सेलिएंट पोल कहते हैं, और छोटा वाला जहाँ कॉपर रिंग रहता है उसको शेडेड पोल कहते हैं। तो इसका जो रोटर जब घूमेगा तो हमेशा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की दिशा में घूमेगा। समझ में आ रहा है, सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की दिशा में घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। क्लियर है। शेडेड पोल मोटर का जो रोटर घूमेगा सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर घूमेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक किस मोटर का होता है। कह रहा है यहाँ पे 4 मोटर है जिसमें सबसे अधिक पावर फैक्टर किसका अधिक होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हिस्टेरिसिस मोटर, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, तीसरा मोटर विभक्त कला मतलब फेज स्प्लिट मोटर, और चौथा है इंडक्शन मोटर। तो इस समय क्या होगा, इंडक्शन मोटर में इंडक्टिव लोड तो पावर फैक्टर लो हो जाएगा, स्प्लिट फेज करेंगे पावर फैक्टर लो हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर है इसमें भी पावर फैक्टर लो हो जाता है, इसमें भी पावर फैक्टर मेंटेन रहता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है हिस्टेरिसिस मोटर, तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हिस्टेरिसिस मोटर होता है हिस्टेरिसिस सिद्धांत पे काम करता है और इसका स्पीड लगभग सिक्रोनस स्पीड के आसपास हो जाता है, लगभग सिक्रोनस स्पीड के आसपास होता है। इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ही इसका जो पावर फैक्टर हो जाता है उच्च हो जाता है अन्य मोटर की अपेक्षा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टेरिसिस मोटर हाई पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर इस्तेमाल होगा, यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जो कि AC DC दोनों पे काम करता है। वैक्यूम क्लीनर में कौन सा मोटर इस्तेमाल होगा, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार विभक्त कला मोटर की घूर्णन गति बदली जाती है। स्प्लिट फेज मोटर जो हमारा होता है उसका घूर्णन गति को बदलना है तो किस प्रकार से बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य कॉइल के सिरे को परिवर्तित करके, दूसरा सहायक कॉइल को, तीसरा दोनों, चौथा दोनों में से कोई एक। तो आपको हम बता दें कि स्प्लिट फेज मोटर 2 तरह का वाइंडिंग रहेगा। ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मोटर की घूर्णन गति परिवर्तन करना है तो आपको या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का या रनिंग वाइंडिंग का दोनों में से किसी भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल दीजिए तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि दोनों वाइंडिंग को बदल दे, या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को बदलिए या रनिंग वाइंडिंग, दोनों में से किसी को भी क्या करना है, टर्मिनल को आपस में बदल देना है। मान लीजिए कि ऐसे कनेक्शन किया हुआ है तो मोटर हमारा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अब मोटर को हमको इस तरह से घुमाना है, मोटर का दिशा परिवर्तित करना है। ठीक है। इस तरह से घुमाना है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो सिरा है उसको बदल देंगे। ये जो सिरा इस तार को
इस पॉइंट पे जोड़ देंगे और इस वाले तार को इस पॉइंट पे जोड़ देंगे, बदल जाएगा, मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगा। ठीक है, इसको बदल सकते हैं, या अगर हमको मन है कि इसको नहीं, हम इसको बदलते हैं। अगर हमको मन है कि हम रनिंग वाइंडिंग का बदलेंगे तो रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर जुड़ा है उसको नीचे जोड़ देंगे और जो नीचे जुड़ा हुआ है इसको ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में बदल दिए तो भी घूर्णन गति क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से रनिंग वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से कोई एक को बदलना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन में दोनों हैं, तो ऐसा नहीं कि दोनों मार देंगे, दोनों बदल देंगे तो क्या होगा, फिर वैसे ही घूमने लगेगा। घूर्णन गति का परिवर्तन तभी होगा जब रनिंग या स्टार्टिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग का बदला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रम में विभक्त कला मोटर की दोनों कुंडली संयोजित की जाती है। किस क्रम में, वही है स्प्लिट फेज मोटर का जो कॉइल होता है कौन सा क्रम में होता है, देख लीजिए, स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल। कह रहा है किस क्रम में है, ये दोनों जो वाइंडिंग है किस तरह से जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं सीरीज में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है। देखिए सीरीज का मतलब क्या हुआ, सीरीज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो वाइंडिंग है, तो सीरीज का मतलब ये हुआ कि इसका राइट साइड वाला इसके लेफ्ट से जुड़ जाए। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग इसके एंडिंग से जुड़ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, सीरीज हो गया। पैरेलल में क्या होता है, दोनों का लेफ्ट एक तरफ, दोनों का राइट एक तरफ जुड़ जाए तो पैरेलल कहलाएगा। तो कह रहा है ये दोनों वाइंडिंग जो है किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप देख लीजिए, दोनों का लेफ्ट एक तरफ और दोनों का राइट एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल है कि नहीं है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन का समानांतर क्रम में। आपको याद रखना है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो दोनों वाइंडिंग होगा समानांतर क्रम में जुड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का काम क्या है। सिंगल फेज इंडक्शन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का काम क्या है, तो कैपेसिटर का काम क्या है, फेज को स्प्लिट करना। ऐसे कैपेसिटर का कई काम होता है। मोटर के केस में अगर देखा जाए तो कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ाता है, फेज को भी बांटता है और पावर फैक्टर में भी इम्प्रूव करता है, पावर फैक्टर को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है शक्ति गुणांक में सुधार, शक्ति गुणांक में, सही बात है, पावर फैक्टर को सुधारता है। दूसरा है कि एक फेज को दो फेज में बांटता है, ये भी बात सही है, फेज को विभक्त करता है। तीसरा ऑप्शन है उच्च बलाघूर्ण विकसित करना, ये भी बात सही है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या करता है, बढ़ाता है। चौथा है खर्च कम करना, खर्च कम करना, कुछ हद तक ये भी सही है, चूँकि पावर फैक्टर को सुधार करता है, तो पावर फैक्टर सुधार करेगा तो वहाँ क्या होगा, बिजली का खपत कम हो जाएगा, तो खर्च को कम कर रहा है। अगर पावर फैक्टर हमारा घट जाएगा बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा तो बिजली ज़्यादा बिल आएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन हम किसको लेंगे, चूँकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है ये है, एक फेज को क्या करता है, दो फेज में बांटता है। ठीक है, कैपेसिटर एक फेज को दो फेज में बांटता है, मुख्य रूप से काम यही है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर लिया जाएगा। ऐसे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया शेडेड पोल मोटर का। क्या कह रहा है कि किस धातु की बनी शेडेड रिंग शेडेड पोल में प्रयोग किया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, शेडेड पोल पर एक कॉपर का रिंग होता है, गोल कॉपर का रिंग लगा रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि शेडेड रिंग जो होता है क्या चीज़ का बना रहेगा, तो क्या चीज़ का रहेगा, कॉपर का रहेगा, मतलब तांबा का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट